तो वर्क डन का कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। तो वर्क डन का फॉर्मूला जो मिला था, जो जनरल फॉर्मूला था, वो क्या मिला था भाई? इंटीग्रेशन बोलो एफ डॉट टी आर इज द टोटल वर्क डन। ये फॉर्मूला मिला था। इफ फोर्स इज कांस्टेंट इट विल बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन। और तब हम लोग डी आर को इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये वैलिड है कब? when force is constant during the considered displacement। during the displacement जितने में वर्क निकालना था उतने ड्यूरेशन में कांस्टेंट रहे। उसके बाद वेरी कर जाए, उसके पहले वेरी कर जाए, कोई मतलब नहीं, बस उतने ड्यूरेशन में वो कांस्टेंट रहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, किया था ये काम पहले। तो अब उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि वर्क डन अगेंस्ट सम फोर्स क्या होता है। किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन मतलब है उस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का मतलब है वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, उसका वर्क डन निकालो। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी अगर निकालना है तो अगेंस्ट ग्रेविटी mg अगर ग्रेविटी फोर्स है तो माइनस mg निकालो, उसका वर्क डन निकालो। तो mg ये था फोर्स, तो माइनस mg ये है, तो इसका वर्क डन निकालने पड़ेंगे। क्वेश्चन में था ब्लॉक इज लिफ्टेड थ्रू हाइट h, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी चाहिए। तो अगेंस्ट ग्रेविटी चाहिए तो ग्रेविटी फोर्स तो ये है mg डाउनवर्ड 20 न्यूटन, तो तुम्हें 20 न्यूटन अपवर्ड लगाना है। इट मींस माइनस ऑफ mg वेक्टर और उसका डॉट रख लेंगे, माइनस ऑफ mg वेक्टर उसका डॉट रख लेंगे और ये निकालेंगे। तो माइनस ऑफ mg डॉट डिस्प्लेसमेंट। माइनस mg क्या है? वैल्यू वाइज तो mg है और डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा mg का वैल्यू माइनस mg का वैल्यू mg h डिस्प्लेसमेंट तो 0 डिग्री मिल गया हमें mg h। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मिला, जो कि हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना मिलेगा भाई? तो माइनस mg h। क्यों? ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड था। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स इज वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। और फोर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तभी वर्क डन मिलता है। अगर F फोर्स का वर्क डन निकालना होता तो F डॉट dr करते, इंटीग्रेट करते, लेकिन हमें वर्क डन अगेंस्ट F फोर्स निकालने हैं तो माइनस F कर दिया, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, उसका वर्क डन निकालेंगे। फॉर्मूला जनरल जो होता है तो वही यूज करेंगे। क्वेश्चन एक लिखेंगे, उससे भी क्लियर होगा धीरे धीरे। अब जिसका क्लास मिसिंग हुआ हो वो जल्दी से कवर करके अपना काम करें, नहीं तो फंसेगा। वर्क डन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो उसके लिए देखा था भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या था। वर्क डन का जो फॉर्मूला था उसी के बेसिस पे देखेंगे वर्क डन का फॉर्मूला क्या कहता है? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसलिए एफ एस cos थीटा, फोर्स का वैल्यू पॉजिटिव, एस का वैल्यू पॉजिटिव और cos थीटा भी पॉजिटिव हो जाए तो वर्क डन भी पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा नेगेटिव हो जाए तो वर्क डन भी नेगेटिव, cos थीटा 0 तो वर्क डन भी 0। इसलिए मेन तो थीटा डिसाइड करता है। तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, cos थीटा इज पॉजिटिव और cos थीटा पॉजिटिव कब होगा? लेस देन 90 के लिए। cos थीटा लेस देन 90 के लिए क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो सकता है? 0 से लेकर के 180 तक ही तो हो सकता है। तो 0 से 180 में देख रहे हैं, 0 से 180 में ये देख रहे हैं हम लोग cos का 90 से कम है पॉजिटिव है, 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव है। इसलिए पॉजिटिव वर्क डन के लिए हमें 90 से कम होना चाहिए, cos थीटा पॉजिटिव, वर्क डन पॉजिटिव। अगर 90 हो गया 0 cos थीटा, वर्क डन 0। अगर हमारा ग्रेटर देन 90 हो गया तो उस कंडीशन में नेगेटिव वर्क डन। ग्रेटर देन 90 होने का मतलब ये हो गया कि फोर्स इस पे ऐसे लगा रहे हैं लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खाली फोर्स डिसाइड एक नहीं करता। इस पे हो सकता है 4 फोर्स लग रहे हो, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो, सबने मिल करके डिसाइड किया इधर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम लोग जिस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हो 4 में से किसी एक का वर्क डन निकाल रहे हो, तो इस फोर्स के डायरेक्शन से ये थीटा एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 है उससे डिस्प्लेसमेंट है। तो ग्रेटर देन 90 है तो इस फोर्स का वर्क डन निकालोगे तो नेगेटिव वर्क डन आएगा। इस फोर्स का वर्क डन निकालोगे तो ये वाला फोर्स तो भाई इस डायरेक्शन में है, इसका अगर एंगल देखोगे इसके साथ तो एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 वाला तो ये पॉजिटिव वर्क, इस वाले फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, इस वाले फोर्स ने नेगेटिव वर्क किया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये समझ गए। किसी भी फोर्स का वर्क डन निकालना है तो उस फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से एंगल देखने पड़ेंगे। अगर एंगल लार्जर होगा 90 से तो नेगेटिव वर्क डन होगा, स्मॉलर होगा पॉजिटिव वर्क डन।
तो इसके और एग्जांपल भी मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो क्वेश्चन। ब्लॉक है ब्लॉक पे हम लोगों ने फोर्स लगाया ये ऐसे, F इज इक्वल टू सपोज 100 न्यूटन। इधर लगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन मान लो 20 न्यूटन लगा। वेट फोर्स ये 4 kg का था, इसलिए 40 न्यूटन लग गया, और नॉर्मल का वैल्यू भी 40 न्यूटन हो गया। ठीक है, ये F1 फोर्स मान लो एक और फोर्स लगा देता हूँ ऐसे, F2 फोर्स, इसका वैल्यू भी है मान लो 200, और ये इससे 30 डिग्री पे है। F1 फोर्स F2 फोर्स डायग्राम बनाओ जल्दी से और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फाइंड वर्क डन बाई ईच फोर्स, वर्क डन बाई ईच फोर्स निकालने, जितने फोर्स ब्लॉक पे लग रहे हैं सब पे, और ये 40 न्यूटन फिर नहीं लिखेंगे, ये वैल्यू हमें नहीं पता। एंड डैश खाली लिखना, 40 न्यूटन तब लिखते हैं जब कोई और वर्टिकल नहीं होता। अभी 200 का कंपोनेंट आ जाएगा। फाइंड वर्क डन बाई ईच फोर्स ऑन ब्लॉक फॉर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। राइट वर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर, मतलब ब्लॉक वहाँ से चल के समझो यहाँ आ गया, ये फाइनल पोजीशन ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। तो फटाफट निकालते चलेंगे। फॉर्मूला बताइए। सारे ही फोर्स कांस्टेंट फोर्स हैं, सारे फोर्स कैसे हैं, इंटीग्रेट करने की तो जरूरत है नहीं भाई, सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करने हैं। वर्क डन बाई मान लो नॉर्मल फोर्स निकालना, इसका वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, तो नॉर्मल डॉट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नॉर्मल का तो जो वैल्यू रखते हैं वो रखेंगे ही, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 10, लेकिन कॉस क्या हो गया बोलो 90 डिग्री, तो क्या हो गया वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स 0। डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है नॉर्मल फोर्स, वर्क डन इज 0, क्योंकि कॉस 90 डिग्री हो गया। लिखना छोड़ो, नॉर्मल का तो वर्क डन 0 हो जाएगा। एक और का दिखाते हैं, मान लो वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालते हैं, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकाले, तो बताओ भाई फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो कांस्टेंट फोर्स है, इसका भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लिखने पड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लिखने पड़ेंगे, और एंगल का भी वैल्यू लिखने पड़ेंगे। बताओ फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना दिया है 20 न्यूटन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 10 cos, क्योंकक्योंकि अपोजिट में है, cos 180 डिग्री कितना होता है -1, इसलिए क्या हो गया ये -200 जूल, ये हो गया वर्क डन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाला, नॉर्मल निकाला, अब F1 F2 और mg का जल्दी से निकाल दो। हो गया होगा। F1 में कितना वर्क डन आया, F1 का 1000 आया। कैसे भाई, तो ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन निकालने थे, बोर्ड पे देखो, ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन निकालने थे, ग्रेविटी का फोर्स वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू cos 90 डिग्री उसको 0 हो गए, लेकिन F1 का वर्क डन, F1 डॉट डिस्प्लेसमेंट, F1 का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू cos 0 डिग्री था, क्योंकि F1 उधर ही था, 0 डिस्प्लेसमेंट, तो उस कंडीशन में तो 0 एंगल लेंगे, और cos 0 एंगल लेने से 1 हो गया, 1000 जूल मिला। और F2 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे देख रहे थे कि F2 और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल 30 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे हुआ है, इसलिए दोनों के बीच का एंगल जब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री यूज करेंगे, 200 वैल्यू, 10 है डिस्प्लेसमेंट और cos 30 डिग्री रखेंगे, ये मिल गया।
इस तरह से निकाल लिया हम लोगों ने। इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बताने हैं। चलो एक प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्स्ट वाला पढ़ो क्या लिखा है। लिफ्टिंग ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ ए रोप टाइड टू द बकेट। तो कैसा वर्क डन करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा कि नेगेटिव वर्क करेगा। देखो इस तरह से रोप होगा, मैन यहाँ पे ऐसे खड़ा है और इसने पकड़ के इसको पुल कर रहा है, यहाँ पुली लगा हुआ है ऐसे, और ये इधर से बकेट है ऐसे, इस तरह से पुल कर रहा है, ठीक है। पुली लगा हुआ है, पुली वाला भी सिस्टम बना रहता है भाई इसमें, और ये ऐसे पुल करके। तो बताओ ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है या नेगेटिव वर्क कर रहा है। पुल किधर कर रहा है, फोर्स किधर लगा रहा है, फोर्स किधर लगा रहा है, डाउनवर्ड पुल कर रहा है, ऐसे ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, वर्क डन क्या हुआ, पॉजिटिव कि नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। यहाँ पे फोर्स किधर लगा रहा है, डाउनवर्ड, रोप को पकड़ के डाउनवर्ड इधर पुल कर रहा है, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड में, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, अपवर्ड है। आंख ही बंद रहता है तो क्या दिखाई देगा, मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, बकेट का। बकेट का क्यों देख रहे हो, बकेट का फोर्स लगा रहा है, रोप पे लगा रहा है। बताया था ना वर्क डन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जिस पे फोर्स लगाया वो तो रोप का पॉइंट है, उस रोप को पकड़ के किधर ले आया, डाउनवर्ड, इसको पकड़ के लाया डाउनवर्ड, फिर इसको पकड़ के लाया डाउनवर्ड, फोर्स भी लगा है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी। किसका डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया डाउनवर्ड हो रहा है जिससे। बकेट कहाँ गया, उससे में क्या मतलब है, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं वो देखने हैं, पॉजिटिव वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। बकेट को पुल कर रहा है, लेकिन फोर्स तो बकेट पे नहीं लगा रहा ना, बकेट को पकड़ के उठा रहा होता तो फिर बकेट पे फोर्स लगता है, फिर बकेट का देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऐसे पकड़ के तो नहीं उठा रहा है, रोप से उठा रहा है, पॉजिटिव वर्क है, ठीक है। और पुली सिस्टम बना दिया रोप के थ्रू। अगर मान लो ये डायरेक्ट ऐसे रोप लटका देता तो भी वर्क डन ऐसे पुल करता, तो अपवर्ड जिस पॉइंट पे फोर्स लगाता उसको अपवर्ड पुल कर रहा है, अपवर्ड ही डिस्प्लेस भी हो रहा है, इसलिए वो पॉजिटिव वर्क ही करता। इसलिए मैन का वर्क डन पॉजिटिव है, क्योंकि मैन फोर्स लगा रहा है रोप पे, और रोप पे जिधर फोर्स लगा रहा है मूव करा रहा है, इसलिए मोशन डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में। देखो आंसर में क्या लिखा है, वर्क डन बाय मैन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी while lifting the block out of a well by means of a rope tied to the bucket, out of a well by means of a rope tied to the bucket, if a positive is a positive because force and displacement are in the same direction। चाहे जैसे भी आप रोप लगा लो, जरूरी नहीं पुली अरेंजमेंट, डायरेक्ट भी अगर रोप से निकालें तब भी तो भाई फोर्स अपवर्ड लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड होगा, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होना है इसके, ठीक है। किसका डिस्प्लेसमेंट देखते हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। 100 में से 90 लोग बोलेंगे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आपको एक्यूरेसी के साथ समझने हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। कई क्वेश्चन में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अभी इसी क्वेश्चन में ऐसे लटका दिया जाता है पुलिस से ही, और बोला जाता है भाई क्या वो अगर पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, तो आपको बकेट का नहीं देखना है, आपको तो पॉइंट जिस पे फोर्स लगाया उसी का देखना है, इसलिए पॉजिटिव हो रहा है। सिमिलरली सेकंड वाला देखो क्या लिखा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है बकेट पे डाउनवर्ड, और बकेट जा कहाँ रहा है, किधर जा रहा है, अपवर्ड, तो वर्क डन क्या नेगेटिव, क्योंकि 180 डिग्री एंगल बनेगा, cos 180 माइनस हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द अबव केस इज नेगेटिव बिकॉज़ डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली बाकी क्या निकाल लेंगे, साइन ऑफ वर्क डन। नेक्स्ट पेज पे लो, क्या लिखा है क्वेश्चन, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगा अगर इसके डेफिनेशन में प्रॉब्लम रहा, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रहा। देखो कंजर्वेटिव फोर्स नाम है, नाम कंजर्वेटिव,
नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब क्या? इसको कंजर्व करके रख सके। कंजर्व करके रख सके मतलब क्या? कंजर्व करके रख सके मतलब स्टोर करके रख सके। कंजर्व करना मीन्स स्टोर करना। बैंक में जैसे कंजर्व करके रख देते हैं, लॉकर में कंजर्व करके रख देते हैं, जब मर्जी वापस ले सकते हैं। वैसे ही है कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे फोर्स को बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को बोलेंगे जिस फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर करके रख सके। जिस फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन वेस्ट नहीं होता, स्टोर होके रह जाता है किसी फॉर्म में, और उसको जब चाहे वापस ले सकते हैं। ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन, एक बार में याद कर ले भाई, पूछ लेंगे किसी से, अगर नहीं बोला तो फिर पूरा क्लास करा जाएगा। ऐसा फोर्स जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर करके कंजर्व करके रख सके इन द फॉर्म ऑफ होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आता ही कंजर्वेटिव फोर्स से। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता ही है कंजर्वेटिव फोर्स से। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व करके रख सकते हैं और जब मर्जी वापस ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक है, उठाया h हाइट, हमने वर्क किया ग्रेविटी के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के। ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए इसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन हमने स्टोर करके रख दिया पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में। जब मर्जी होगा वापस ले लेंगे। ऐसे जो हमने ब्लॉक ऊपर उठाया है उसको छोड़ो यहाँ से और उसको गिरने दो, जैसे ही उस पोजीशन पे जाएगा तुम्हारा वर्क डन mgh काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नजर आएगा। तुम्हारा वर्क डन जो 100 जूल था, तुमने mgh वर्क किया था, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देगा वापस। इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स का नाम के हिसाब से अगर बात करें तो ये कंजर्वेटिव फोर्स इज सच ए फोर्स अगेंस्ट व्हिच वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड इट कैन बी टेकन बैक जब भी रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? यहाँ तक एक डेफिनेशन ये है। दूसरा डेफिनेशन, भाई सिद्धार्थ ऐसे करते नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, एक और है डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स का। ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं जिसका वर्क डन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब ब्लॉक इनिशियली यहाँ था, फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर देखें, चेक करना चाहते हो ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालोगे जब, तो इनिशियल ये फाइनल ये, तो यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होगा, तो ऐसा फोर्स कंजर्वेटिव होगा। ऐसा फोर्स को कंजर्वेटिव बोलेंगे जिस फोर्स का वर्क डन डायरेक्ट पाथ से ले जाएं, या ऐसे करके ले जाएं, या ऐसे करके ले जाएं, हर पाथ से ले जाने में वही इनिशियल वही फाइनल, पाथ बदल रहे हैं। एक बार डायरेक्ट जा रहे हैं, मान लो 1 नंबर पाथ इधर से लेके जा रहे हैं, 2 नंबर पाथ इधर से लेके जा रहे हैं, 3 नंबर पाथ, तो फर्स्ट पाथ से देखा वर्क डन ग्रेविटी का वर्क डन, सेकंड पाथ से देखा वर्क डन, थर्ड पाथ से देखा वर्क डन, ये सेम आ रहा है, तो ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन या फिर जिसके अगेंस्ट का वर्क डन, जिसका वर्क डन मतलब mg का वर्क डन, इसके अगेंस्ट मतलब ये वाला mg का वर्क डन, इक्वल एंड अपोजिट का वर्क डन। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन या जिसके अगेंस्ट वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। अगर ऐसा है तो ये फोर्स कंजर्वेटिव में बोला जाएगा। ठीक है, ज्यादातर स्कूल में यही चलता है। कंजर्वेटिव फोर्स इज सच ए फोर्स हुज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। अब मान लो ग्रेविटी का चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे भाई, तो ग्रेविटी का डायरेक्ट मान लो लगे, हम लोग निकालते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या निकाल रहे हैं? वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स। जब हम लोगों ने ब्लॉक को मान लो h हाइट उठाया, अब बताओ भाई फर्स्ट पाथ से ले जाएंगे कितना वर्क डन हो जाएगा? ग्रेविटी का वर्क डन निकालना है, mg डॉट डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, बताओ भाई फर्स्ट पाथ के थ्रू कितना हो जाएगा? mg डाउनवर्ड, h डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो क्या हो जाएगा बताओ? mg और h और cos 180 डिग्री, क्या मिल गया? mgh। ये हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये सब क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, नॉट अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी देख रहे हैं, फर्स्ट पाथ से देखा, सेकंड पाथ से देख रहे हैं, पाथ नंबर 2। पाथ नंबर 2 ऐसे है भाई, यहाँ से यहाँ ले गए, मान लो ए से बी ले गए, बी
ठीक है, ओ से मान लो ए से बी से वापस सी। तो बताओ यहाँ वर्क डन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसी का वर्क डन, किसका? ग्रेविटी का निकाल रहा हूँ, तो ग्रेविटी का वर्क डन ओ से ए के लिए, फिर ए से बी के लिए, फिर बी से सी के लिए ऐड करेंगे। बताओ भाई, ओ से ए ले जाएंगे, कितना वर्क डन करेगा ग्रेविटी? 0। क्यों? एंगल 90 डिग्री, इसलिए। फिर ए से बी ले जाएंगे, वर्क डन कितना करना पड़ेगा ग्रेविटी को? माइनस ऑफ mgh। ये समझते हो? क्योंकि mg डाउनवर्ड हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, कॉस बनने करेगी, माइनस mgh को बी से सी ले जाएंगे, वर्क डन 0। क्यों भाई? थीटा है 90 डिग्री, इसलिए वैल्यू कितना आया? माइनस mgh आया, यानी w टू बी माइनस mgh आया। अब w3 निकालेंगे, मतलब पाथ नंबर 3। मान लो पाथ नंबर 3 के लिए ये जो h हाइट था, यहाँ से यहाँ का हाइट h था, ये वाला मान लो हाइट कैपिटल H है। पहले तो हम लोग इसको A से मान लो M पे ले, O से M पे ले गए, N ले गए, फिर P ले आए, फिर C है। ठीक है, इसके लिए देखना चाहते हैं, ये कैपिटल H और इधर स्मॉल h, तो ये बीच वाला, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ले रहे हैं यहाँ तक। अब थर्ड पाथ से वर्क डन चाहते हो, तो थर्ड पाथ से वर्क डन निकालने का मतलब हो गया, कौन कौन सा वर्क डन निकालने पड़ेंगे भाई? तो पहले O से कहाँ के लिए बोलो? O से M के लिए, तो वर्क डन O टू M के लिए, प्लस वर्क डन बोलो M टू N के लिए, फिर वर्क डन N से P के लिए, फिर वर्क डन P से C के लिए ले जा रहे हैं। सारे वर्क डन को ऐड करने पड़े। बताओ O से M ले जाने में वर्क डन 0, क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, लिखने की जरूरत नहीं। M टू N माइनस mg, ये होगा, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हो, डाउनवर्ड में है, डिस्प्लेसमेंट है अपवर्ड में, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बताओ N टू P के लिए 0 और P टू C के लिए mg और cos 0 डिग्री, mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इतना और cos 0 डिग्री, क्योंकि जिधर mg लगा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए cos 0 डिग्री यूज करेंगे। और ये टोटल क्या हो गया? तो माइनस mg कैपिटल H और प्लस mg कैपिटल H और माइनस mg स्मॉल h, क्या मिला? माइनस ऑफ mg स्मॉल h। तीनों पास से वर्क डन तो उतना ही मिला भाई। जब सेम वर्क डन मिलेगा तो इसका मतलब ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन क्या मिला हमें? पाथ से इंडिपेंडेंट मिला। कोई भी पाथ ले जाओ, घुमा के ऐसे ऐसे करके ले जाओ, उतना ही होगा वर्क डन, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पे डिपेंड करता है। अब मान लो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालते, क्या निकालते? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगर ये निकालते हैं तो बताओ, फर्स्ट पाथ से वर्क डन, अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया? mg के इक्वल एंड अपोजिट, इसका वर्क डन यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क कर रहे हैं? mg अपवर्ड होगा, ये होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट लेने हैं, तो mg वैल्यू और h वैल्यू और cos 0, दैट इज क्या मिला? mgh मिला। अब सेकंड पाथ से वही वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालने हैं सेकंड पाथ से, तो बताओ क्या हो जाएगा? 0, यहाँ से यहाँ ले गए, कौन सा पाथ है भाई? O टू A और A से फिर B, B से फिर C, इसके लिए आ रहा है, तो 0 हो गया पहले बार। दूसरी बार में बोलो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो कितना मिलेगा? mg अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, यानी क्या मिल गया? mgh और फिर 0, इसका मतलब टोटल मिल गया वही mgh। फिर वर्क डन थर्ड पाथ के थ्रू निकाला जाए, बताओ क्या मिल जाएगा? थर्ड पाथ का मतलब क्या हो गया? O टू M टू N टू P टू C। चलो बताओ O टू M के लिए 0 और M टू N के लिए mg कैपिटल H। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है, अपवर्ड एक फोर्स है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, ये मिल गया। उसके बाद 0, उसके बाद माइनस ऑफ mg और कैपिटल H माइनस है। माइनस क्यों? क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट में, और डिस्प्लेसमेंट हुआ डाउनवर्ड में, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ गया ओवरऑल। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव लग गया, तो वैल्यू क्या मिला? mgh स्मॉल h, कैपिटल H वाला कैंसिल हो गया, तो w3 भी वही मिला।
So work done by gravity or work done against gravity is path independent. It only depends on initial and final condition. Hence gravity force is conservative force. इसके अपोजिट अगर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन देखें, अभी लिखने से पहले हम लोग क्या देखें, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन। मान लो यहाँ पे एक टेबल है, ये बेंच, इस बेंच को यहाँ से यहाँ लाना है, डायरेक्ट लाए, फ्रिक्शन जो लग रहा है फ्लोर का फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, कितना है, और ये है 5 मीटर। तो बताओ भाई, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करें, किसकी बात करें, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, फिर बाय ग्रेविटी भी देख लेंगे, फिर आप वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करें। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यहाँ से यहाँ पे बेंच को ले जा रहे हो, 10 न्यूटन 5 मीटर, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। ये क्योंकि फ्रिक्शन उधर लगा 10 न्यूटन, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तो ये 10 न्यूटन और 5 मीटर 50 जूल वर्क किया तुमने डायरेक्ट ले जाने में, ठीक है, डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल ले गए, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना हुआ, 50 जूल, क्योंकि 5 मीटर और 10 न्यूटन 50 जूल मिला। अब मान लो वही इनिशियल वही फाइनल, लेकिन पास बदल दे, डायरेक्ट नहीं लाए, पहले उस कॉर्नर में घुमाए, मान लो 5 मीटर उधर ले गए, तो उधर ले जाएंगे तो अभी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, तुम्हें वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन स्पीड उधर 10 न्यूटन लगाने पड़ेंगे, 5 मीटर ले जाना पड़ेगा, 50 जूल उधर करोगे वर्क डन, फिर वहां से वहां ले गए 50 जूल उधर करोगे वर्क डन, फिर वहां से यहाँ लाएंगे 50 जूल और होगा वर्क डन, क्योंकि फ्रिक्शन उधर लगेगा, तुम इधर लगाओगे 50 जूल, तो 150 जूल हो गया टोटल, 50 50 50, और इधर से ओनली 50 अलग हो गया, सेम इनिशियल फाइनल है, लेकिन पाथ चेंज कर दिया। अब मान लो हमने उतने दूर तक नहीं ले गए, 2 मीटर ही ले गए, तो 20 जूल, फिर 50, फिर 20, अलग हो गया, 90 जूल हो गया टोटल। फिर मान लो यहाँ से शुरू किया और ऐसे घुमाते रहे, दिन भर घुमाते रहे इसको, इधर लाओ इधर लाओ, इधर यहाँ नहीं लाओ, बस इधर इधर करते रहे, फिर लास्ट में लेके आए 2000 जूल भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। सेम इनिशियल एंड फाइनल के लिए पाथ बदल दें तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज डिफरेंट, तो ऐसा फोर्स को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं, मीनिंग समझ में आ गया। कंजर्वेटिव फोर्स इज सच ए फोर्स व्हिच वर्क डन विल बी path independent, it only depends on initial and final position। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ये 3 कंजर्वेटिव फोर्स आपको पढ़ने हैं। कौन कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड और कौन सा फोर्स, पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, कहाँ खो गया, खराब है, कहाँ खो जाता है भाई, चला गया, क्या चला गया, बैठ जा, चलो लिखो भाई, क्वेश्चन एक बना लो पहले। सो दैट, क्वेश्चन लिखो, सो दैट ग्रेविटी फोर्स इज, आता है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन। सो दैट ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, so that gravity force is conservative in nature। डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, अच्छा समझना, स्कूल वाले जल्दी बता देंगे, जल्दी समझ के भाग जाएंगे, तुम नहीं समझोगे तो तुम फंस जाओगे। उनको इससे मतलब नहीं कि तेरा क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या नुकसान हो रहा है, उनको इससे मतलब मेरा सिलेबस पूरा हो गया, प्रिंसिपल मुझे तो नहीं बोलेगा कुछ। हाँ, तो ये शो करने के लिए हम लोगों ने कोई एक से काम चल जाएगा, चाहे ग्रेविटी का वर्क डन निकाल दो या अगेंस्ट ग्रेविटी, जरूरी नहीं कि दोनों दिखाएं, कोई एक से भी दिखा करके हम लोग काम चला सकते हैं। अब अगर अगेंस्ट ग्रेविटी छोड़ देना, बाय ग्रेविटी वाला निकाल देना, ग्रेविटी फोर्स को दिखाने हैं तो ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन निकाल देना। मैंने दोनों चीज दिखा दी हैं आपके समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके आंसर में उतना लिखने की जरूरत नहीं, एक ही दिखाओगे बस, वर्क डन बाय ग्रेविटी।
फॉर्म बनाओ, फटाफट लिखो। वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना है, इधर वाले को लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हारे आंसर में। ये समझने के लिए बताया, डेफिनेशन में लिख लो। जल्दी जल्दी पेन चला भाई, तो कलर ही बदलने में लगा हुआ है। तीनों पास से वर्क डन दिखा दो और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे। Any force whose work done or against which work done is independent of path is known as conservative force, and work done by such force depends only on initial and final condition, not on path taken. ये समझो डेफिनेशन हो गया। और सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स, जल्दी जल्दी लिखो। वर्क डन अगेंस्ट एनी कंजर्वेटिव फोर्स stored work done against any conservative force is stored or conserved in the form of potential energy. पढ़ो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है। A force or field is said to be conservative if work done by the force or against the force on moving an object between any 2 points depends on position of these 2 points but is independent of path follow. समझ गए? इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। अब एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ बोर्ड पे देखो, कंजर्वेटिव फोर्स को तीसरे तरीके से भी लोग डिफाइन करते हैं। नंबर 1 था नाउन से, कंजर्वेटिव फोर्स जिसके अगेंस्ट का वर्क डन, जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व कर सके वो कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया हुआ कंजर्व करके स्टोर करके नहीं रख सकते। अगर मान लो हमने एक बेंच को यहाँ से पुल करके यहाँ ले आए, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन किया 50 जूल, कितना वर्क किया
तो 50 जूल अगर वर्क किया तुमने अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो बोलोगे भगवान से नहीं गलती हो गई, मैं अपना बेंच वहीं पे रख देता हूँ, मेरा 50 जूल दे दो। भगवान पूछेंगे किसके अगेंस्ट वर्क किया था, आप बोलोगे फ्रिक्शन के अगेंस्ट, नहीं मिलेगा। आप बोलोगे नहीं भाई मैं तो बॉडी को वापस उसी पोजीशन पे रख देता हूँ, तो आप बेंच को रखने जाओगे वहां फिर से 50 जूल वर्क कर दोगे, वापस नहीं मिलेगा और खर्च हो जाएगा। लेकिन भगवान पूछेंगे कि तुमने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया था, ब्लॉक उठाया था हमने, mgh 50 जूल वर्क किया मान लो mgh, और हमें चाहिए रिटर्न, तो भगवान बोलेंगे कि ठीक है ये तो मिल जाएगा, तुमने ग्रेविटी के अगेंस्ट किया हुआ अग्रहण, कंजर्वेटिव के अगेंस्ट किया हुआ अग्रहण तुम्हारा कंजर्व करके है, तुम सिस्टम को छोड़ो, इनिशियल पोजीशन पे जाने दो। अब जैसे ही यहाँ से रिमोट छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ गेन होगा, mgh जो हमारा वर्क डन था वही लॉस होगा यहाँ पे और काइनेटिक एनर्जी में अपीयर होगा। अगर तुमने 50 जूल वर्क किया है तो इसको जैसे छोड़ेंगे ये 50 जूल यहाँ का काइनेटिक एनर्जी छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि खराब हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ से 50 जूल तुम्हें mgh काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नजर आएगा। उस काइनेटिक एनर्जी का यूज तुम किसी चीज में कर सकते हो, तो तुम्हारा तो स्टोर्ड है, पड़ा हुआ है, कभी भी जब मर्जी वापस ले सकते हो। मान लो रमेश के फादर थे, मकान बनवाए, बिल्डिंग बनवाए और 4 ईंट उठा करके, अरे पीछे क्या देख रहा है, पीछे थोड़ी बोर्ड है। उन्होंने रमेश के फादर ने क्या किया, बिल्डिंग बनवाने के बाद 4 ईंट उठा करके रोड पर से 3rd फ्लोर पे रख दिया बालकनी में, और एक एक ईंट को उठाने में mgh वर्क करना पड़ा होगा उसको अगेंस्ट ग्रेविटी, mgh वर्क करके 3 बार में बालकनी में रख दिया, बस स्वर्ग सिधार में नाम प्यारे हो गया, ठीक है। तो लेकिन रमेश तो भाई, रमेश सब चाहता है कि नहीं भाई मेरे पिताजी ने जो बैग में रखा था उसका मैं यूज करूं, पैसे का स्टोर करके रखा था उन्होंने, तो भाई कंजर्व करके रखा है, तो उसका चेक काटता है निकाल लेता है पैसा, कंजर्व करके रखा हुआ भाई जब मर्जी वापस निकाल लेंगे। तो वैसे ही उसके फादर को कुछ वर्क करके भी गए थे अगेंस्ट ग्रेविटी, तो सोचा कि अच्छा वो वर्क करके गए थे वो भी तो हमें मिलना चाहिए, तो वो भी वापस मिल जाएगा। क्या किया फिर एक दिन लड़ाई कर लिया सुरेश से, बोला कि सुरेश ने धमकाया कि देख लेंगे तुम्हें। रमेश ने बोला मैं भी तो यही इंतजार कर रहा था, मैं फिर देख लूंगा। बोला कहाँ देखेगा, आ जाना बालकनी के नीचे देख लूंगा। उसने बुला लिया बालकनी के नीचे, उसका जो ईंट था उसको सिलेक्ट करने गया। तो इसी जमाने का mgh किया हुआ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जैसे ही ईंट गिरा काइनेटिक एनर्जी mgh के फॉर्म में आया और उसका यूज कर दिया उसने, सुरेश को मार दिया, सुरेश के सर पे लगा, डर लगा। तो वो किस जमाने का किया हुआ वर्क डन, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन था, इसलिए वो स्टोर था इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब मर्जी उसका इस रोड से आया था, रोड पे जाने दो, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा वापस। एनर्जी वेस्ट नहीं होता जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करो। स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान लो नेचुरल लेंथ पे, हाँ तुमने इसको कंप्रेस कर दिया और कंप्रेस करके और एक वहाँ पे मान लो बुलेट लगा दिया या ब्लॉक लगा दिया और पिन लगा दिया, ब्लॉक को जाने मत देना। अब तुम्हारा वर्क डन यहाँ स्टोर्ड है, जब वापस चाहिए तुम्हें वर्क डन 50 जूल, पिन को हटा दो, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगा और ब्लॉक को काइनेटिक एनर्जी दे देगा, तुम्हारा वाला वर्क डन मिल जाएगा वापस। तो कभी भी अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन स्टोर होकर रहता है, डिसिपेट नहीं होता वो, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको कि रिगेन नहीं कर पाओगे। समझ गए दोनों में डिफरेंस। एक और बात क्या है, एक और डेफिनेशन है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ ले जाओ, फिर यहाँ से यहाँ लाओ, फिर यहाँ से वापस यहाँ लाओ, ऐसे करे हुए टोटल वर्क डन काउंट करेंगे तो वो होगा 0। अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो जाए तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 ना हो तो वो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन के अगेंस्ट यहाँ से यहाँ ले गए 50 जूल वर्क किया, यहाँ से यहाँ ले 50 जूल, फिर यहाँ से यहाँ ले 50 जूल, 200 जूल टोटल हो गया, 0 तो नहीं हुआ, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के अगेंस्ट यहाँ से मान लो A से ले गए B, B से ले गए C, C से ले गए D, D से वापस। तो अगर हम लोग निकालना चाहें A B C D A के लिए और वर्क डन मान लो बाई ग्रेविटी निकालना चाह रहे हैं, तो बताओ A से B गए, बाई ग्रेविटी कितना वर्क डन हो जाएगा? A से B गए तो बाई ग्रेविटी कितना वर्क डन? माइनस mgh। क्यों? ग्रेविटी का वर्क डन निकाल रहे हो भाई, ऊपर ले गए हो A से B, अच्छा उल्टा हो गया।
पहले ए से डी ले जाना था, मैं वही बदल देता हूँ, ए से डी ले जाएं, डी से सी ले जाएं और सी से डी ले जाएं और डी से वापस ए ले जाएं, इसके हिसाब से ऐसे ले गए। तो ए से डी ले गए, माइनस एम जी एच वर्क डन, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 0 वर्क डन। फिर यहाँ से यहाँ सी से डी लाए, वर्क डन कितना एम जी उधर ही और डिस्प्लेसमेंट उधर ही एम जी एच। फिर यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, वर्क डन कितना 0, राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या होगा 0। इसलिए ऐसा फोर्स जिसका टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन क्या मतलब टोटल दिया, एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर करते जा रहे हैं, एफ डॉट डी आर एफ डॉट डी आर करते जा रहे हैं। यहाँ पे एफ डॉट डी आर किया, नेगेटिव आया क्योंकि ग्रेविटी फोर्स किधर है डाउनवर्ड, ग्रेविटी फोर्स तो डाउनवर्ड है। एफ डॉट डी आर करते गए, नेगेटिव वर्क डन हुआ, एफ डॉट डी आर 0 वर्क डन, एफ डॉट डी आर में पॉजिटिव वर्क डन, एफ डॉट डी आर में 0 वर्क डन, टोटल एफ डॉट डी आर इंटीग्रेट कर दिए तो क्या आया 0। देखो अगर ऐसा लिखते हैं मैथमेटिकल सिंबल, अगर ये लिखा है ऐसे मतलब टोटल कर रहे हैं, इंटीग्रेट करना मींस सम करना, इंटीग्रेशन इज क्या एडिशन, तो ऐड कर रहे हैं इसको, टोटल कर रहे हैं, लेकिन राउंड ट्रिप में कर रहे हैं, जहां से चले थे वापस वहीं आ गए, राउंड ट्रिप में अगर कर रहे हैं तो इस चीज को सिग्निफाई करने के लिए ये तो मान लो ए से बी, बी से सी जाते तब भी तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेट करके लिखते, तो इसको हम लोग टोटल वर्क डन लिखेंगे, इसको भी टोटल वर्क डन लिखेंगे, लेकिन डी आर करके जब वापस आ गए हो तो इस चीज को दिखाने के लिए यहाँ एक सर्कल डालते हैं। यहाँ सर्कल डाल देने का मतलब, इंटीग्रेशन पे सर्कल डालने का मतलब है कि ये जो डी आर है ना, जहाँ से स्टार्ट होगा वापस वहीं आना है उसको। तो दिस इज सिग्निफाइंग दैट टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन का मतलब है टोटल वर्क डन, राउंड ट्रिप मतलब इन ए राउंड ट्रिप, टोटल वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप मींस क्लोज पाथ। अगर 0 हो then F is conservative, ये थर्ड डेफिनेशन। If work done by a force in a round trip close path is 0, then F is conservative। देखो ये तो पाथ इंडिपेंडेंट वाला डेफिनेशन था, उसके नीचे क्या लिखा हुआ बोलो, the work done by or against the force in moving an object along a closed path is always 0। यही चीज अभी समझाया तुम्हें, क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होगा ऑलवेज 0 होगा कंजर्वेटिव फोर्स में। ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आर सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। एंड a force is said to be non-conservative if work done by it in moving an object between any 2 points is path dependent, path पे dependent। फॉर एग्जांपल किसका, फ्रिक्शन। Again, work done by non-conservative force in moving an object in a closed path is non-zero, ठीक है, क्लोज पाथ में 0 नहीं आएगा। फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एंड सम कॉन्टैक्ट फोर्स आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। मेनली तुम्हें फ्रिक्शनल फोर्स जानने हैं, नॉन कंजर्वेटिव। समझ गए? 5 सेंटेंस लिख लो इसको। इसका मीनिंग हुआ टोटल वर्क डन इन ए राउंड। जल्दी लिखो। स्प्रिंग फोर्स भी मेंशन कर लेना, ये भी कंजर्वेटिव। वापस वहीं आना है ना, तो जितना हाइट उठोगे उतना हाइट को गिराना भी पड़ेगा। भले ही 2 स्टेप में करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आना तो होगा उतना नीचे। ज़्यादा नीचे आए तो फिर वापस आओगे ना राउंड ट्रिप के लिए। राउंड ट्रिप में 0 ही होगा। कंजर्वेटिव फोर्स राउंड ट्रिप में वर्क डन 0। कोई डाउट हो यहाँ तक में तो बता दो भाई। और जितना यहाँ समझते हो, यहाँ पे पूरा समझ में आता है, लेकिन बाद में आप एग्जाम में आप लिख नहीं पाते, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप रिवाइज नहीं करते हैं। जिनके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं या टॉप 10 में आते हैं, उनको अलग से तो मैं नहीं पढ़ाता भाई, सबको इसी क्लास में बिठा के पढ़ा रहा हूँ।
फिर भी किसी के मार्क्स कटते नहीं हैं और किसी के मिलते नहीं हैं। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ आपके रिवीजन में है। आप रिवाइज करके जिंदा नहीं रखते, सब समझ जाते हैं और कुछ लोग एब्सेंट हो गए केयरलेस हो जाते हैं, घूमते हुए आ जाते हैं। कुछ लोग क्या है नाखून ही खाते रहते हैं अपना, कुछ लोग फिंगर काउंट करने में लगे रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खोए रहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा फ्यूचर और पास्ट का सोचते हैं। भाई प्रेजेंट में आपका एक ही काम, एक ही असाइनमेंट आपको पूरे सोसाइटी ने मिल के दिया है, फैमिली एंड सोसाइटी मिल के एक काम दिया है, भाई पढ़ लिख के 11 12 अच्छा से पढ़ ले, पास कर ले, अच्छे कॉलेज में चला जाए। यही एक काम है, पढ़ाई करना, बीच बीच में एंटरटेनमेंट करो, खाओ पियो, लेकिन मेन फोकस माइंड में घूमता रहे, हमें पढ़ाई करके आगे बढ़ना, प्रूव करने हैं एक असाइनमेंट, फर्स्ट असाइनमेंट इन लाइफ। और ये जिसने प्रूव कर दिया वही आगे के लिए प्रूव्ड हो गया कि ये बंदा काम का है, इसको जो असाइनमेंट दिया जाएगा तो कंपनी वाले भी उसी को काम देते हैं जो कर पाएंगे। और जो ऐसे ही है टाइम पास कर रहे हैं तो बेकार है। कुछ लोग घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हंसेंगे, फिजिक्स उनको छोड़ेगा नहीं। खड़े हो जाओ सब एक बार जल्दी से। अभी हम लोगों ने देखा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या देखा? जोर से बोलो। बैठ जाओ। उसके नीचे जो क्वेश्चन लिखा है सो दैट ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव, वो तो देख लिया हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे। नेक्स्ट पेज पे चलो, फर्दर से क्या लिखा है नोवेगल? 2 kg initially at rest move under the action of applied force 7 न्यूटन on a table। काइनेटिक फ्रिक्शन का दिया हुआ है वैल्यू, वर्क डन निकालना है 10 सेकंड है, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल देना भाई। पहले तो 7 न्यूटन लगा और काइनेटिक फ्रिक्शन निकालोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कुछ निकालेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू के इनटू एन, म्यू का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू तो भाई जब दो ही है वर्टिकल फोर्स तो mg ही है ना, निकल जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स देखो निकाल रखा है यहाँ पे, अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इनटू एन, म्यू के का वैल्यू 0.1, एन का वैल्यू 2 kg था तो 2 × 9.8 1.96, तो टोटल वर्क डन 7 - 1.96 5.04। और एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया तो एस निकाल लेंगे, कितना एक्सेलरेट होकर के ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा निकल जाएगा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर। अब इसके बाद वर्क डन निकालना है भाई, इसने कितना वर्क डन किया, जो अभी मैंने क्वेश्चन दिया था ना 10 मीटर, वो 10 मीटर के लिए तुम्हें ये एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर से निकालना पड़ा। अब इसके बाद 7 न्यूटन का वर्क डन, फ्रिक्शन का वर्क डन, नॉर्मल का वर्क डन, एमजी का वर्क डन सबका निकालना है, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना ये होमवर्क में तो इसको। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6.11, ए बॉडी इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस। कांस्टेंट मतलब समझते हो, बॉडी इज कांस्टेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कांस्टेंट का मीनिंग समझे? कांस्टेंट मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक समझो बेंच पे है ना, एक उसमें स्लॉट बना दिया है इससे या पाइप लगा दी, अब पाइप में चींटी को धक्का मार दिया जा भाई उधर से निकल जाए, तो क्या है पाइप कांस्टेंट है, पाइप ऐसे जा रहा था ऐसे ही जाएगा। अब पाइप अगर ऐसे बेंड हो गया ऐसे तो ऐसे ही बेंड हो के जाएगा, वो कांस्टेंट हो गया कि उसी में जाना है उसको। वैसे ही कोई बॉडी कांस्टेंट है तो मूव अलोंग z एक्सिस, मतलब z एक्सिस पे ही मूव करेगा वो ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट फोर्स गिवन बाय दिस। ये फोर्स उस पे लगाया गया लेकिन वो जाएगा सिर्फ z डायरेक्शन। और भी फोर्स पाइप में मान लो डाल दिया z एक्सिस के अलोंग पाइप है, इसमें डाल दिया, बॉडी में फोर्स तो ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, जाएगा ये सिर्फ z डायरेक्शन। वर्क डन निकालना है इसके, क्या करोगे भाई? वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें पता है कि z डायरेक्शन में जाना है, आई जगह यूनिट वेक्टर है। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग z एक्सिस? तो बताओ एस क्या हो गया? 4 के गैप हो गया, क्योंकि z डायरेक्शन में जाना है, 4 मीटर जाना है तो ये 4 के गैप, और f दिया ही है तो वर्क डन निकाल लेंगे ना, f डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट तो निकालना आता है, f है और s है, देखो f डॉट डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया ये वाला और ये वाले का डॉट प्रोडक्ट ले, निकल जाएगा, उतना दूर मिल जाएगा। कितने लोग कर लेंगे हाथ उठाओ, ये भी डालो होमवर्क। इसके बाद नीचे है फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय लेंथ x। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है?
स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे एक्स लेंथ से तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालनी है। स्प्रिंग का बिहेवियर बताया था पहले। स्प्रिंग ऑलवेज ट्राई करता है क्या कि अपना नेचुरल लेंथ पे बना रहे। याद है नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि कुछ भी इस पे फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए, छोड़ दिया जाए अपने आप, तो ये इतने लेंथ पे रहेगा। समझो कि बेंच पे रख दिया तो एल नॉट लेंथ पे रहेगा। एल नॉट क्या है? एल नॉट क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अब इसको तुम एक्सपैंड करोगे। क्वेश्चन तो कह रहा है ना वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड बाय लेंथ एक्स। एक्स लेंथ से स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच कौन करेगा? स्ट्रेच कौन करेगा? भाई पीछे वाले खड़े हो जाएंगे जरा, खड़े हो गए क्लास को, कंसंट्रेशन की कमी है। तो इसको स्ट्रेच तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे भाई, एक्सटर्नल फोर्स इसको लगाएंगे और ये स्ट्रेच्ड कंडीशन में ऐसा बन जाएगा। ये एक्सटर्नल फोर्स लगा है और इधर से भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये एक्सटर्नल फोर्स वाल खुद लगा रहा है क्योंकि तुम लगाओगे 10 न्यूटन तो ये वाल भी लगाएगा 10 न्यूटन, क्योंकि स्प्रिंग को जाने देगा नहीं, एक्सेलरेट होने नहीं देगा। इसलिए 10 न्यूटन है तो इधर भी 10 न्यूटन है, तभी तो स्प्रिंग यहीं का यहीं है। लेकिन इसका लेंथ में एक्सपेंशन हो गया कितना? x का। तो अब बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना है इसमें? स्प्रिंग फोर्स क्या है? माइनस ऑफ kx। याद है क्योंकि ये है x = 0 वाला पोजीशन। इफ x इज पॉजिटिव स्प्रिंग फोर्स विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन बताया था। क्लास छूटेगा तो फंसेगा। x = 0 मींस नो चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। और x यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया तो समझो कि x एक्सिस ये है, पॉजिटिव x है तो स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव। ये स्प्रिंग फोर्स में माइनस लगाना क्या बताता है कि स्प्रिंग फोर्स का टेंडेंसी रीस्टोरिंग होता है। अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दिया तो कौन इसको वापस लेके आएगा? यही स्प्रिंग फोर्स। अगर तुमने 20 न्यूटन लगाया, लिखो मत, लिखने का टाइम में लिखते नहीं। ये इधर फोर्स लगाया, ये इधर लगा हुआ है और जब तक ये लगाए रखेगा ये भी लगा हुआ है और ये रुका हुआ है। जैसे इसने लगाना बंद किया ये वाला एक्शन में आएगा और ये वापस इसको ले आएगा। तो इस तरह से इसी स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? लिखना मत भाई। वर्क डन का फॉर्मूला बोलो क्या? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट करूं या इंटीग्रेशन एफ डॉट dr करूं? कौन सा? इंटीग्रेशन एफ डॉट dr करने पड़ेंगे क्योंकि द स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स नॉट कांस्टेंट। जब x का वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर था तो अलग था फोर्स, k फिक्स है कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। जब x का वैल्यू 0.02 हो गया तो अलग हो गया, 0.03, 0.04, सबके लिए अलग अलग है। इसलिए मान लो ये x, मान लो x0 तक एक्सपेंड किए, x0 का वैल्यू हो सकता है 2 सेंटीमीटर। क्या हो सकता है? 2 सेंटीमीटर। तो भाई 2 सेंटीमीटर तो धीरे धीरे करके पहुंचा होगा, सडनली थोड़ी 2 सेंटीमीटर। 1 को 1.5 को क्रॉस करता ही हुआ गया होगा। इसलिए हर एक्सपेंशन के लिए फोर्स अलग अलग था। अभी 20 न्यूटन है लेकिन जब कम एक्सपेंडेड था तो उस समय 2 न्यूटन भी था, 4 न्यूटन भी था, 6 न्यूटन भी था, 8 भी था और अभी 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन तुम्हें लगा। तो इन सब का जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट dr हो रहा था उस समय यहाँ का फोर्स चाहिए, 4 न्यूटन था तो 4 dx। यहाँ पे जब 8 हो गया तो 8 dx चाहिए। ऐसा वर्क डन होता है f डॉट dr, यानी कि f dx करेंगे काम, लेकिन हर के लिए f अलग अलग है। इसलिए स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या है यहाँ पे? वेरिएबल फोर्स है, इसलिए इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। बताओ भाई किसी x के लिए जितना x का वैल्यू है उसके हिसाब से फोर्स माइनस kx और डिस्प्लेसमेंट इज dx। इसी को अब इंटीग्रेट करने हैं, माइनस kx और dx। ये फोर्स स्प्रिंग फोर्स और dx, इसी को हमें इंटीग्रेट करने हैं। और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक भाई? 0 से लेकर के x का वैल्यू x0 तक। x0 यहाँ बना देता हूँ। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? माइनस ये कांस्टेंट और x dx का इंटीग्रेशन x² 2 0 to x0 वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस हाफ k x0²। जब 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा। ये है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। अगर x एक्सपेंशन करोगे तो x ही रह जाएगा। x0 किए तो x0 हो जाएगा। ये वर्क डन बाय क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स।
अगर ये वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स निकालना होता तो क्या होता? वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स तो होता एक्सटर्नल फोर्स जो लगाते हैं उसका वर्क डन। ठीक है, तो ये क्या हो जाता भाई? तो एक्सटर्नल फोर्स लगाते तुम kx, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगता है? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स माइनस ऑफ माइनस kx मींस kx। इसलिए इसका वर्क डन निकालते हैं तो kx dx करते और x का वैल्यू 0 से लेकर के x नॉट तक करते तो क्या मिलता? हाफ k x नॉट स्क्वायर। तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स ये होता, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इसलिए बाय स्प्रिंग फोर्स वर्क किया है। वो वेरिएबल फोर्स है इसलिए डिलीट करने पड़ेंगे। कितने लोगों को समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया? क्या हो गया सर? वो स्प्रिंग वाला समझ में नहीं आया कि फोर्स हमारा वेरिएबल क्यों है। स्प्रिंग वाला क्लास किया था ना? हाँ सर। स्प्रिंग वेरिएबल है इसलिए स्प्रिंग वेरिएबल फोर्स दे रहा है क्योंकि हर x के लिए अलग अलग है। x नॉट इज द फाइनल एक्सपेंशन। मान लो 2 सेंटीमीटर, लिखना मत कोई भाई, 2 सेंटीमीटर तक एक्सपैंड किया तो 2 सेंटीमीटर पे एक्सपैंड होने पे ये 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन बैलेंस है। लेकिन इसके पहले ये तो 20 लगा रहा था, लेकिन ये तो 6 ही लगा रहा था, तो 6 dx से यहाँ होगा। यहाँ पे 10 है तो 10 dx। हमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क निकालना, हमें इसका नहीं निकाल पाए, इसका निकालते हैं। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का निकालने होते हैं, इसका भी निकालेंगे तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो स्प्रिंग फोर्स जो कि वेरी करता जा रहा है, यहाँ पे था तो 0 था स्प्रिंग फोर्स, यहाँ आया तो 0.1 न्यूटन 0.2 न्यूटन ऐसा करके धीरे धीरे बढ़ रहा है फोर्स, तो उसका हमें काउंट करना है। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स है, x के हर वैल्यू के अलग अलग है। जब 1 सेंटीमीटर पे था तो अलग था, 2 पे था तो अलग था, और हर बार का काउंट करना है हमें dw ऐड करना है। इसलिए स्प्रिंग फोर्स इज वेरिएबल फोर्स, इसलिए ऐसे ही करने पड़ेंगे। हम लोग 20 न्यूटन डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते कि 20 न्यूटन अभी लग रहा है ना, 20 into x नहीं लिख सकते वो अगर, क्योंकि पूरे डिस्प्लेसमेंट में 20 न्यूटन नहीं रहा, कभी 10 भी हुआ, कभी 8 भी हुआ, कभी 4 भी हुआ, कभी 2 भी हुआ, इसलिए ऐसे ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो। ये भी आता है क्वेश्चन 2 मार्क्स का, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। बता दो, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जब भी निकालना होगा माइनस kx dx करना। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना होगा तो माइनस kx dx, साथ में नजर बताओ बना के पहले भी। और वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स बोला है तो किसका वर्क डन निकालोगे? kx dx करेंगे, लेकिन स्प्रिंग फोर्स का माइनस kx करने हैं, उसी हिसाब से काम करना है। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या लिखा है 62 नंबर पे, फाइंड वर्क डन, क्या लिखा है? स्प्रिंग फोर्स दोनों वही है, वो था वर्क डन बाय द फोर्स, ये है वर्क डन अगेंस्ट फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू लिखेंगे kx dx इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, अगर 0 से x करते हैं तो। कई बार कंप्रेस करने पे भी दिया जाता है, अगर मान लो स्प्रिंग को कंप्रेस करें, व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, लिखो स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय x नॉट, मान लो x नॉट से कंप्रेस कर दिया तो उसमें वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स क्या होगा और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने का मतलब समझ रहे हो? पहले नेचुरल लेंथ है L0 और अब इसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कंडीशन में ये हो गया, अब ये L0 माइनस x हो गया क्योंकि x का कंप्रेशन है, x इक्वल टू 0 है इधर और ये x है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा माइनस kx होता है, x यहाँ पे निगेटिव है। चलो लिखना बंद करो भाई। वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स निकालना हो तो हम लोग kx का वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना हो तो माइनस kx का वर्क डन निकालेंगे, और जो लिमिट डालेंगे उससे से पता लगेगा x इक्वल टू 0 से लेकर के ये x इज इक्वल टू कंप्रेस कर रहे हैं तो माइनस x नॉट तक, और यहाँ भी 0 से लेकर के कंप्रेस कर रहे हैं माइनस x नॉट तक।
क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ ये वैल्यू कितना आ जाएगा? ये बाहर आ गया और ये तो क्या मिल जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर भी करोगे लिमिट डालने में तो वो भी क्या होगा? एक्स नॉट स्क्वायर ही होगा। देखो बाल ठीक किए जा रहा है, बोर्ड पे ध्यान है, नहीं खड़े हो जाओ बगल में, जल्दी उधर जाके जल्दी खड़े हो जा। लो कंसंट्रेशन लिमिट में कंप्रेस कर रहे हैं, 0 टू माइनस एक्स नॉट ला रहे हैं, ये है माइनस एक्स नॉट। अगर ये एक्स नॉट से कंप्रेस किया तो माइनस एक्स नॉट लाएंगे। एक्सपेंशन के लिए हम लोग एक्स पॉजिटिव समझते हैं, कंप्रेस कर रहे हो तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव में आ गया, इसलिए यहाँ पे लिमिट डालेंगे 0 टू माइनस एक्स नॉट, इसमें भी 0 टू माइनस एक्स नॉट। और ये वैल्यू बताओ इंटीग्रेट करके कितना आएगा? माइनस के और एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है तो एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिट डालोगे माइनस एक्स नॉट, स्क्वायर करोगे एक्स नॉट स्क्वायर ही रहेगा। इसलिए कंप्रेस करे या इलोंगेट करे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स हमेशा पॉजिटिव में हाफ के एक्स स्क्वायर। लिख लो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वर्क डन सिर्फ एक्सपेंशन में ही पूछा जाए, कंप्रेशन में भी पूछा जाता है, इसलिए वो भी क्वेश्चन का ये आंसर था, इधर हम लोगों ने चेंज कर दिया। व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स नॉट, लिखो लिख लो, उसका जवाब होगा।